और ये तस्वीरें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो वर्चुअल जुड़ रहे हैं लखनऊ वाले प्रोग्राम से, जहां पर उद्घाटन किया गया आज ब्रह्मोस यूनिट का, जहां पर ब्रह्मोस मिसाइल बनाई जाएगी, सुपरसोनिक मिसाइल लखनऊ में। इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ब्रह्मोस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की शुरुआत लखनऊ में हो रही है और ये रक्षा मंत्री उस बुकलेट को दिखाते हुए जिसमें इस यूनिट के बारे में जानकारी दी गई है। ब्रह्मोस के उत्पादन के लिए ये एक बहुत बड़ा यूनिट, और इस तरह से देश की सामरिक शक्ति को मजबूत करने की दिशा में ये यूनिट अपनी अहम भूमिका निभाएगा। बहुत जल्द ही यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर जो काम है वो शुरू हो जाएगा। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब की दिशा में लखनऊ बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो कि लखनऊ में कार्यक्रम में मौजूद हैं। मुझे याद आता है माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय रक्षा मंत्री जी के वो शब्द, जिन मोहि मारा ते मैं मारे की बजरंगी आदर्श, और इनके अथक अनुपालक मौजूदगी है जहां पर प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुसार छोड़ेंगे नहीं अगर कोई हमें छेड़ेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने थोड़ी देर पहले इस कार्यक्रम को संबोधित किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ ही देश की सेना को बधाई दी उन्होंने, और अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आग्रह करूंगा और जो कदम उठाए गए भारत की ओर से पाकिस्तानी हमलों को नाकाम करने के लिए उसे लेकर बटन दबाकर भारत की सेना की तारीफ की सीएम योगी ने। और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जुड़ गए हैं इस कार्यक्रम से और ये उद्घाटन हो रहा है। वर्चुअल राजनाथ सिंह भी उद्घाटन कर रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस तालियों का उद्घोष के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का। एक ऐसा गौरवशाली पल जो आने वाली पीढ़ियों को युगों युगों तक प्रेरणा देगा, विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा। बहुत बहुत आभार। 300 करोड़ की लागत से ये यूनिट तैयार हुआ है उत्तर प्रदेश के माननीय और यहाँ पर ब्रह्मोस तैयार किए जाएंगे। सज्जनों, रक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक समय है उस उद्बोधन का जिसका हम शुरुआत कह सकते हैं। इसे से इंतजार है। पहला हाईटेक रक्षा निर्माण केंद्र है उत्तर प्रदेश का, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जो कि लखनऊ में शुरू हो रहा है। कृपया अपने सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस। जमीन, हवा और समुद्र तीनों जगहों से ये लॉन्च किया जा सकता है। फायर एंड फॉगेट सिद्धांत पर यह काम करता है। 200 करोड़ की लागत से यूनिट तैयार किया गया और रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं सुनते हैं। इफेक्टिव चीफ मिनिस्टर श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, यूपी के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद जी मौर्य, उत्तर प्रदेश की ब्रजलाल जी, विधायक सरोजनी नगर डॉक्टर राजेश्वर सिंह, विधानसभा और विधान परिषद के सभी सम्मानित सदस्यगण, हमारे डीआरडीओ के साइंटिस्ट और यहाँ मौजूद अधिकारीगण, देश भर के मौजूद सारे टेक्नोक्रेट्स, देवियों व सज्जनों, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि अपरिहार्य कारणों से चाहते हुए भी मैं समय से उपस्थित नहीं हो पाया। मैं जानता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री योगी जी को बहुत ही आवश्यक कार्यक्रम से गोरखपुर जाना था, लेकिन केवल इस कार्यक्रम की महत्ता को समझते हुए इसमें उनको विलंब हुआ है, फिर भी वो यहाँ पर मौजूद हैं। साथियों, आज लखनऊ में ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर के उद्घाटन के शुभ अवसर पर मैं आप सबसे बातचीत करते हुए बेहद प्रसन्नता की अनुभूति कर रहा हूँ। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं स्वयं उपस्थित होकर आप सबके बीच मैं रहूं, आप सबसे मैं सीधा संवाद करूं, पर मैं क्यों नहीं आ पाया यह बात आप सभी जानते हैं। अभी जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं उसे देखते हुए मेरा दिल्ली में रहना यह अति आवश्यक था, इसलिए मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप सभी से जुड़ रहा हूं। मैं भले ही आपके बीच नहीं आया, लेकिन अपने उत्साह के माध्यम से आप मुझ तक जरूर पहुंच गए हैं। यह अपने आप में एक संदेश है कि चाहे हम किसी भी परिस्थिति में रहें, यह देश
चलता रहेगा और हमारा काम नहीं रुकेगा। किसी भी स्थिति में हमारा संवाद नहीं टूटेगा। साथियों, आज का दिन हमारे शहर लखनऊ और हमारे राज्य उत्तर प्रदेश और हमारे पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज का दिन मैं समझता हूं उस शक्ति की आराधना का दिन है जो हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है, जो हमारी सेनाओं में निहित होकर दुश्मन पर कहर बरसाती है। आज का दिन मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने अपने शहर लखनऊ के लिए एक सपना देखा था कि मेरा शहर भारत के डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने में एक बड़ा योगदान दे। वह सपना अब पूरा हो रहा है। साथियों, ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन इसलिए भी महत्व रखता है क्योंकि आज का दिन बहुत ही खास है। आप सब तो जानते ही हैं कि आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे है। आज ही के दिन 1998 में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने पोखरण में परमाणु परीक्षण करके दुनिया को भारत की ताकत दिखाई थी। और वह परीक्षण हमारे साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डिफेंस पर्सनल और कई अन्य स्टेक होल्डर्स के अथक प्रयासों का ही परिणाम था। यह हमारे वैज्ञानिकों तथा इंजीनियर्स को मान्यता देने, उनको रिकॉग्नाइज करने और उनके कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करने का दिन है। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने इसका शिलान्यास किया था, उस समय माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी भी थे। उस दौरान मैंने यह इच्छा जाहिर की थी कि जितनी जल्दी हो सके इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाए। और मुझे यह देखकर बेहद खुशी हुई कि आप लोगों ने मेरी भावनाओं का सम्मान रखा और महज 40 महीने में इस प्रोजेक्ट को पूरा करके दिखाया। आज हमारे आसपास जैसी परिस्थितियां हैं उसे देखते हुए ये बेहद जरूरी हो जाता है कि हम अपने लक्ष्यों को ऐसे ही समयबद्ध तरीके से पूरा करते रहें। इस मौके पर मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं। यदि इतने कम समय में ब्रह्मोस की इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी की स्थापना हो सकी तो इसके पीछे योगी जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं डीआरडीओ, हमारे वैज्ञानिक, हमारे इंजीनियर्स और इस प्रोजेक्ट से जुड़े हर व्यक्ति और संस्था को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप लोगों ने दिन रात मेहनत करके इस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी को खड़ा किया है। देश भर के वैज्ञानिक, इंजीनियर्स और युवाओं का योगदान हमें इस फैसिलिटी सेंटर में देखने को मिलेगा। मैं आपकी मेहनत और लगन को नमन करता हूं। साथियों, हमारी सरकार जब उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर के विजन को लेकर आगे बढ़ी थी तो उस समय हमारे सामने अनेक बड़े लक्ष्य थे। उन तमाम लक्ष्यों में से हमारा एक उद्देश्य यह भी था कि हम उत्तर प्रदेश को एक बार फिर देश के प्रोडक्शन सेंटर के रूप में डेवलप करें। यूपी डिफेंस कॉरिडोर लखनऊ सहित कानपुर, झांसी, चित्रकूट, आगरा और अलीगढ़ से होकर गुजरता है और ये सभी नोड्स आने वाले समय में विकास के नए केंद्र बनकर उभरेंगे। साथियों, एक उदाहरण मैं आपके सामने रखूं तो आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि एक समय कानपुर और आसपास का क्षेत्र प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता था। आर्थिक रूप से यह क्षेत्र बहुत ही समृद्ध था। इसे मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। लेकिन आज़ादी के बाद अनेक कारणों से आर्थिक प्रगति की राह में यह क्षेत्र पिछड़ता गया और कहीं पीछे छूट गया। मैं उन कारणों में तो नहीं जाना चाहूंगा, पर कहना यह चाहता हूं कि यूपी डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण के बाद यह क्षेत्र फिर से एक बार अपने पुराने वैभव को प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ चला है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि कानपुर विकास की उन ऊंचाइयों को छुएगा जो दुनिया के विकसित क्षेत्रों के लिए अनुकरणीय होगा। कल को वेस्ट में कोई क्षेत्र जब बहुत अधिक प्रगति करेगा तो उसे कानपुर ऑफ द वेस्ट कहा जाएगा। इसी प्रकार डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के सभी नोड्स को डेवलप करने के लिए हम पूरी तरह से कमिटेड हैं।
मुझे यह भी बतलाया गया है कि अभी उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, यूएवी, ड्रोन्स, एमिनिशंस, कंपोजिट एंड क्रिटिकल मटेरियल्स, स्मॉल आर्म्स, टेक्सटाइल तथा पैरासूट आदि में मेजर इन्वेस्टमेंट किए गए हैं। एक अच्छी बात यह है कि इस डिफेंस कॉरिडोर में हमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों की ही बड़ी अहम भागीदारी दिखाई दे रही है। साथियों, जब मैं प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी की बात कर रहा हूं तो मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि लखनऊ में ही पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा टाइटेनियम एंड सुपर एलॉय मटेरियल प्लांट्स की शुरुआत की जा रही है। इसके अलावा 7 एडिशनल क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स की भी नींव इस समय रखी जा रही है। यह निश्चित रूप से रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की गति को और तेज करेगा। मैं इसके लिए श्री सचिन अग्रवाल को भी बधाई देना चाहता हूं। हमारा सपना है कि उत्तर प्रदेश दुनिया के टॉप डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाए। आज जो ब्रह्मोस फैसिलिटी शुरू हो रही है, मैं समझता हूं वह यूपी डिफेंस कॉरिडोर का यह गौरव होगा। यह सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर है। यह रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता के प्रयास को भी मजबूती प्रदान करेगा। साथियों, जहां तक ब्रह्मोस का प्रश्न है तो आप सभी यह जानते हैं कि ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में से एक है। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है। मैसेज हमारी आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रेंथ का है। मैसेज दुश्मन के प्रति हमारी डेटरेंस का है, प्रतिरोधक क्षमता का है। मैसेज हमारी बॉर्डर्स की सेफ गार्डिंग के हमारी प्रतिबद्धता का है। साथियों, पोखरण परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले मिसाइल मैन और हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने यह कहा भी था कि अनलेस इंडिया स्टैंड्स अप टू द वर्ल्ड, नो वन विल रेस्पेक्ट अस इन दिस वर्ल्ड। फियर हैज नो प्लेस, ओनली स्ट्रेंथ रेस्पेक्ट्स स्ट्रेंथ। अर्थात दुनिया कमजोरों का नहीं बल्कि शक्तिशाली का सम्मान करती है। उनका विजन था कि हमें अपनी ताकत को और मजबूत करना होगा। जब तक कोई देश ताकतवर नहीं होगा, दुनिया उसका सम्मान नहीं करेगी। आज भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक है। हम लगातार अपनी ताकत और बढ़ा रहे हैं और मैं समझता हूं कि आज जो फैसिलिटी सेंटर शुरू हो रहा है, यह भारत की शक्ति को और मजबूत करने में सहायक होगी। साथियों, यह केवल एक फैक्ट्री का उद्घाटन भर नहीं है बल्कि मैं समझता हूं कि यह रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने के पश्चात उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एक नए सिरे से श्री गणेश हो चुका है। इस डिफेंस कॉरिडोर में अब तक कुल 180 के लगभग एमओयूज साइन किए जा चुके हैं, जिसमें 34,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्रपोज्ड है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि अभी तक इस कॉरिडोर में 4,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया भी जा चुका है। साथियों, टेक्नोलॉजी डे के दिन इस हाई टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म फैसिलिटी को इनागुरेट करना अपने आप में एक लैंडमार्क डे है, परंतु इसके साथ साथ यह भारत की नई इनोवेटिव एनर्जी को भी दिखाता है, जिसको हमने पिछले कुछ सालों में गति देने का प्रयास किया है। हम सब जानते हैं कि इस समय टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, खासकर क्रिटिकल हाई एंड फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ी तेजी से बदलाव आ रहा है। चाहे सिविल सेक्टर हो या डिफेंस सेक्टर, आज रोज नई नई टेक्नोलॉजी सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही हैं। हमारे जीवन का कोई भी ऐसा कार्य क्षेत्र नहीं है जहां टेक्नोलॉजी हमें डिसरप्टिव तरीके से प्रभावित न कर रही हो। दुनिया के हर क्षेत्र में इस टेक्नोलॉजी क्रांति ने एक ऐसी उथल पुथल मचा रखी है जहां पुराने सारे अब तक के स्थापित जो नोशंस हैं, धारणाएं हैं, वह तेजी से बदल रही हैं।
और ऐसे नए परिवर्तनों का आगाज हो रहा है जिसके बारे में पहले हम सोच भी नहीं सकते थे। ऐसे में नेशनल टेक्नोलॉजी डे एक खास महत्व रखता है और इस खास दिन पर डिफेंस के क्षेत्र में एक हाई टेक्नोलॉजी फैसिलिटी को उद्घाटन करना मेरे, आपके और हम सब के लिए एक गौरव का विषय है। साथियों, ब्रह्मोस भारत और रूस के हाईएस्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी का एक संगम है। जिस तरह हमारा उत्तर प्रदेश प्रयाग स्थित संगम के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, उसी तरह आने वाले समय में लखनऊ भी इस टेक्नोलॉजी के संगम के लिए जाना जाएगा और यह संगम कई अनेक विशेषताओं को अपने अंदर समाहित करता है। आने वाले समय में यह रोजगार के सीधे यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अवसर पैदा करेगा। मुझे यह भी विश्वास है कि आने वाले समय में यह क्षेत्र एक ग्रोथ पोल के रूप में उभर कर सामने आएगा। साथियों, ब्रह्मोस जैसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम की एक खास विशेषता होती है और यह सिस्टम अनेक प्रकार के सब सिस्टम, कंपोनेंट्स और पार्ट्स से बने होते हैं जिन्हें किसी भी एक जगह पर निर्मित करना संभव नहीं होता। यह सभी अलग अलग पार्ट्स इतने विशेष होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं, इनमें से हर एक को बनाने के लिए हाईली स्किल्ड मैन पावर और हाई टेक्नोलॉजी वाले हथियार, औजार, टूल्स की आवश्यकता होती है। आपको मैं यह बताना चाहूंगा कि हमारी डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर देश भर में चाहे वह डीपीएसयू हों या प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रियल यूनिट्स हो या जहां भी स्थापित होती हैं, वहां अपने साथ साथ एमएसएमई यानी छोटी औद्योगिक इकाइयों का एक एंसिलरी इंडस्ट्रियल बेस भी निर्मित करती हैं और इन एंसिलरी इंडस्ट्रियल बेस से पूरे इलाके का एक सामाजिक आर्थिक विकास होता है। मेरा मानना है कि यह फैसिलिटी सेंटर भी वही भूमिका निभाएगा। और साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, चाहे भारत सरकार हो या राज्य सरकार, हमारी नीति एकदम साफ है। मेक इन इंडिया, मेक फॉरवर्ड। हमारे लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का अर्थ बहुत व्यापक है। हम इस विचार के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हमें खुद के लिए तो आर्म्स एंड इक्विपमेंट बनाना ही है, साथ ही साथ में पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट भी करना है। साथियों, दुनिया की मिलिट्री मार्केट में अपार संभावनाएं हैं। हाल ही में मैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। उसमें उन्होंने यह बताया है कि वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 में बढ़कर $2,718 बिलियन हो गया है। आप सोचिए, आर्म्स एंड इक्विपमेंट का इतना बड़ा मार्केट हमारी राह देख रहा है। इसलिए हमें बेहद मजबूती से भारत को दुनिया के लिए एक अट्रैक्टिव डिफेंस प्रोडक्ट हब के रूप में विकसित करने की ओर आगे बढ़ना ही होगा। आज का दिन उस विचार की तरफ बढ़ाया गया हमारा एक और ठोस कदम है। इन सारी चीजों ने मिलाकर उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट का एक इकोसिस्टम तैयार किया है। इसी कारण हम उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर का भी निर्माण कर पाए। हमने लखनऊ में डिफेंस एक्सपो का भी आयोजन किया। हमने डीआरडीओ के टेस्टिंग सेंटर DTTC की भी स्थापना की और आज जिस ब्रह्मोस फैसिलिटी का उद्घाटन यहाँ हो रहा है, इस फैसिलिटी की शुरुआत से ही लगभग 500 डायरेक्ट और 1000 इनडायरेक्ट रोजगार सृजित होंगे। यह भी कहीं न कहीं उस इकोसिस्टम के कारण ही संभव हो पाया है जो श्री योगी आदित्यनाथ जी ने यहां डेवलप किया है। यानी हमारी डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में खेल से लेकर खेत तक, कल्चर से लेकर कनेक्टिविटी तक, पुलिस से लेकर पॉलिसी तक और टेक्नोलॉजी से लेकर टूरिज्म तक हर क्षेत्र में विकास कर रही है। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार को पुनः बधाई देता हूं। हर तरीके से उत्तर प्रदेश और भारत के डेवलपमेंट को लेकर हमारा संकल्प, हमारा समर्पण और हमारी प्रतिबद्धता और भी मजबूत होती जा रही है। साथियों, 11 मई को पोखरण से जो आत्मविश्वास प्रारंभ हुआ था, आज लखनऊ में वह और मजबूत हो रहा है।
साथियों, अपनी बात समाप्त करने के पहले मैं कहना चाहता हूं, जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है। और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। मित्रों, भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा, जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई, और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया है। मैं एक बार फिर से ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर और इस प्रोजेक्ट में शामिल सभी स्टेक होल्डर्स को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं साथ ही पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भी उनके एम्बिशियस प्रोजेक्ट पर हृदय से बधाई देता हूं। इन तमाम प्रोजेक्ट्स की शुरुआत पर मैं लखनऊ और उत्तर प्रदेश की जनता को भी बधाई देता हूं, जो इस ऐतिहासिक पहल का हिस्सा बन रही है। अंत में मैं आप सभी का आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं, और आप सभी से मैं खेद भी व्यक्त करता हूं कि निर्धारित समय पर मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सका, लेकिन देर आया दुरुस्त आया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल के यूनिट को लेकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उद्घाटन वर्चुअली किया उन्होंने, और साथ ही ब्रह्मोस हमारी शक्ति का प्रतीक है। रक्षा मंत्री ने सभी को बधाई दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए उन्हें बधाई दी, और बहुत कम वक्त में यूनिट की शुरुआत हो रही है, इसे लेकर उन्होंने कहा। और अब उत्तराखंड की खबरों पर नजर डालते हैं। देहरादून में सीएम धामी ने सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया, और इस दौरान सीएम धामी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सेना और प्रधानमंत्री की तारीफ की। सीएम धामी ने कहा कि सेना अपनी रणनीति से पहलगाम के गुनहगारों को मिट्टी में मिला दिया। सेना ने घर में घुसकर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया। साथ ही सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में आज देश खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा है। और आज के दिवस पर मैं सबसे पहले हमारे देश की बहादुर सेना को अपनी ओर से, समस्त प्रदेशवासियों की ओर से सेना का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने अदम्य साहस से, पराक्रम से, वीरता से और रणनीति से
पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हमारे सशस्त्र बलों ने पहलगाम में हुई कायराना आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देते हुए न केवल पाकिस्तान में स्थित आतंकवादियों के निशानों को ठिकानों को निशाना बनाकर उनको पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम किया है। और ये जो हमारी सेना कर रही है, हमारी सेना एक नया इतिहास लिख रही है कि उन्हीं के सीमा के अंदर जाकर उन्हीं के अड्डों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का काम भारत के इतिहास में नई परिपाटी आई है। हमारी सेना इस प्रकार से घुसकर जो है उनको मुंहतोड़ जवाब दे रही है और उनके मनोबल को पूरी तरह से चकनाचूर करने का काम कर रही है। मैं इस निर्णायक कार्रवाई के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनके मजबूत नेतृत्व में और स्पष्ट नीति कि देश प्रथम, सबसे पहले देश का हित होना चाहिए, देश आगे बढ़ना चाहिए। कोई नीति नहीं, केवल एक नीति, राष्ट्र नीति, कोई वाद नहीं, केवल और केवल राष्ट्रवाद प्रथम मानकर उन्होंने सेना को पूरी छूट दी है, सेना को आगे बढ़ने के हर अवसर दिए हैं और आतंकवाद के खिलाफ इसीलिए इतनी सशक्त कार्रवाई हो सकी, बल्कि पाकिस्तान को ऐसी करारी शिकस्त की कि केवल 4 दिनों में ही पाकिस्तान को युद्ध विराम के लिए मजबूर होना पड़ा। उनके डीजीएमओ ने, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन ने हमारे देश के डीजीएमओ को फोन करके युद्ध रोकने के लिए वहां से जो है पूरी अनुनय विनय करी भाइयों बहनों। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर बोलते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इससे भारत की मौजूदगी पूरे विश्व में मजबूत हुई है। पाकिस्तान के अंदर उन सारे के सारे जो कैंप थे आतंकवादियों के, उनको एक रात में नष्ट कर दिया गया। पाकिस्तान बौखलाया, लेकिन पाकिस्तान ने जिस प्रकार से भी आक्रमण करने की कोशिश की, उसका किस प्रकार से करारा जवाब भारत के सैनिकों ने दिया है, ये एक हर्ष का विषय है। और अब विश्व के अंदर भारत की महाशक्ति के रूप में एक स्वीकृति बनी है और पाकिस्तान ने 3 दिन में जिस प्रकार की स्थिति निर्माण करने की कोशिश की, उसकी सबसे ज्यादा क्षति पाकिस्तान को हुई है। देहरादून से बड़ी खबर, जहां नौकरशाही में बड़ा फेरबदल हुआ। उत्तराखंड में 25 आईएएस और 13 पीसीएस अफसरों के ट्रांसफर हुए। प्रमुख सचिव सुधांशु को वित्त विभाग की जिम्मेदारी दी गई। शैलेश बगोली को कार्मिक और विजिलेंस विभाग की जिम्मेदारी दी गई। आईएएस श्रीधर बाबू अदांकी सचिव नियोजन बनाए गए। अभिषेक रुहेला बनाए गए हैं महानिदेशक विद्यालय शिक्षा। कुल 25 आईएएस 13 पीसीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। रूटीन ट्रांसफर इसे बताया गया है। दस शनिवार देर रात मुख्य सचिव आनंद वर्धन, सचिव गृह शैलेश बगौली, डीजीपी दीपम सेठ ने स्टेट डिजास्टर कंट्रोल रूम पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्यों के दौरान समन्वय करने तथा सूचनाओं का त्वरित गति से आदान प्रदान करने में कंट्रोल रूम की अहम भूमिका होती है, लिहाजा सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखा जाना जरूरी है। इस मौके पर सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन भी मौजूद थे। और उत्तराखंड से एक अच्छी खबर, भारत पाक तनाव के चलते जहां चारधाम यात्रा की रफ्तार कुछ कम हो गई थी, थोड़े समय के लिए धीमी पड़ गई थी, वहीं एक बार फिर यात्रा की रौनक लौटती नजर आ रही है। कुछ दिन पहले भारत पाक तनाव की वजह से श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट देखने को मिली थी। केदारनाथ में जहां हर दिन 25 से 30 हजार श्रद्धालु पहुंच रहे थे, वहीं भारत पाक तनाव के बीच ये संख्या आधी रह गई थी। अब हालात सामान्य होने लगे हैं। श्रद्धालु एक बार फिर बड़ी संख्या में चारधाम की तरफ रुख कर रहे हैं। चारों धामों में बीते 10 दिनों में 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किया है।
यात्रा में 11 दिन में 5 लाख से अधिक श्रद्धालु चारों धामों की यात्रा कर चुके हैं और इस बार जिस तरह से तेजी के साथ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुए थे, ये संभावना जताई जा रही थी कि चारों धामों में पिछले साल का भी रिकॉर्ड इस बार की भीड़ तोड़ देगी, यानी कि बम्पर श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही थी। और ठीक इसी तरह से जब चारधाम यात्रा शुरू हुई, बड़ी संख्या में चारों धामों में यात्री पहुंचने लगे, लेकिन इस बीच शुरू हुई भारत पाक की बीच टेंशन की जो शुरू हुआ, उसके चलते चारों धामों में यात्रियों की संख्या पर बड़ा असर पड़ा, यानी कि यात्रियों की संख्या लगभग घटने लग गई। जहां केदारनाथ में एक दिन में 25 से 30 हज़ार यात्री दर्शन करते थे, भारत पाक टेंशन के बीच इसमें बहुत कमी आई और करीब 18,000 के आसपास टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचने लगे। ठीक यही हालत चारों धामों में बनने लगी, लेकिन अब जब दोनों देशों के बीच सीज फायर हो चुकी है, सीमाओं पर टेंशन कम हो चुकी है, उसके बाद एक उम्मीद जताई जा रही है कि चारों धामों की यात्रा एक बार फिर रफ्तार पकड़ेगी। सुनील नौकरवाद, न्यूज़ 18, देहरादून। और इस बीच बद्रीनाथ धाम से खबर, जहां रिकॉर्ड श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंचे। शनिवार को बद्रीनाथ धाम में 13,026 तीर्थयात्री दर्शन के लिए पहुंचे हैं। अभी तक 1,03,193 यात्रियों ने बद्री विशाल के दर्शन किए। उत्तरकाशी से बड़ी खबर, जहां गंगोत्री यमुनोत्री धाम में रिकॉर्ड तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए। अब तक गंगोत्री यमुनोत्री धाम में 1,66,000 यात्री दर्शन कर चुके हैं, जिनमें यमुनोत्री धाम में 92,000 और गंगोत्री धाम में 74,000 से ज्यादा यात्री दर्शन के लिए पहुंचे। चमोली बद्रीनाथ धाम के मुख्य पड़ाव जोशीमठ में नृसिंह जयंती का पावन पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और इस दौरान भारी संख्या में तीर्थयात्री भगवान नृसिंह के दर्शन के लिए जोशीमठ पहुंच रहे हैं। भगवान नरसिंह जी का प्रकटोत्सव आज बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हर वर्ष की भांति जोशीमठ भगवान नरसिंह मंदिर में भी कार्यक्रम प्रातःकाल भगवान का अभिषेक हुआ है, भंडारा चल रहा है प्रातःकाल से ही सभी तीर्थयात्रियों के लिए भी, और शाम को भजन संध्या है, भगवान की डोली निकलेगी। इस प्रकार से भगवान पूरे देश भर में सब भारतवासियों के लिए चारों धाम की यात्रा चरम पर चल रही है। बद्रीनाथ धाम में भी लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो इस बीच आज जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में नरसिंह जयंती का आयोजन किया जा रहा है। आप देखिए, भगवान नरसिंह के इस मंदिर को भव्य तरीके से रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है और आज दिन भर यहाँ पे भगवान नरसिंह की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। इस बीच आप देखिए तीर्थयात्री किस तरीके से भगवान नरसिंह की जयंती में शामिल होने के लिए नरसिंह मंदिर पहुँच रहे हैं। जो भी भक्त आज भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए यहाँ पे आएगा, वो आज नरसिंह भगवान के दर्शनों के लिए भी यहाँ पे पहुँचता है। मान्यता अनुसार यह है कि जब भगवान नरसिंह ने राक्षस हिरण्यकश्यप का वध किया था, उसके बाद उन्होंने अपने शांत रूप, रौद्र रूप को शांत रूप करने के लिए हिमालय का रुख किया था और यहीं पर वे विराजमान हुए थे। आप देखिए, आईटीबीपी से लेकर जितने भी तमाम एजेंसियां इस समय हैं, वो यहाँ पे भंडारे की व्यवस्था भी कर रही है और लगातार जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो इस समय बढ़ती जा रही है और श्रद्धालु निरंतर चारों धाम के साथ साथ बद्रीनाथ धाम के मुख्य पड़ावों के दर्शन भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चहल पहल चारों धाम मुख्य मार्गों पर हम देख रहे हैं। इस बीच काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं भी तीर्थ यात्रियों के लिए की गई है और यात्री इन चीज़ों से संतुष्ट भी दिखाई दे रहे हैं। नितिन सेमवाल, न्यूज़ 18, जोशीमठ। चारधाम यात्रा अपनी गति से चल रही है। देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्रा पर पहुंच रहे हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर रहे हैं। अब तक 5 लाख श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं और इनमें और तेजी आने की उम्मीद है। यात्रा रजिस्ट्रेशन से बढ़ रही है। सबसे अधिक भीड़ केदारनाथ धाम में देखने को मिल रही है। तकरीबन 2 गाड़ी में 50 यात्रियां है। व्यवस्था तो यहाँ के बहुत माहौल बहुत अच्छा है, इधर सब बढ़िया है, इधर अच्छा लग रहा है इधर। और सुरक्षा व्यवस्था कैसी लग रही है? सुरक्षा तो और एक नंबर है, झकास। कितने लोग आप आए मध्य प्रदेश? मेरे पास 60 लोग हैं।
उत्तराखंड में दोपहर बाद कुछ इलाकों में मौसम बदल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र ने टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया। साथ ही मौसम विज्ञान केंद्र 4 धाम यात्रियों को सतर्क रहने की अपील भी कर रहा है।